वे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय न्वन्तरे वरदहंसहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। ओम। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में जो ज्ञान यज्ञ हमारा 10 वर्ष से शुरू है, 21 नवंबर 2015 से ये यात्रा शुरू हुई। नमस्कार जी। और आज हम एक नए व्याख्यान के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबके सामने उपस्थित है। और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आप सबको आज के हमारे व्याख्यान की स्पीकर है उनका आप सबके सामने परिचय रखना चाहूंगी। आज उनका टॉपिक है क्लिनिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रिया शारीर सिद्धांत। मेरा प्रिय टॉपिक है और मैं लेक्चर के अंत में कुछ विषय भी आपके साथ शेयर करूंगी। पहले हम आज के व्याख्यान कर्ता को सुनते हैं। और आज का व्याख्यान का क्रमांक है 522 522वां व्याख्यान आज हम आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 525 आने वाला है। मुझे 520 के बाद ही एक बहुत अदम्य खुशी हो रही है कि आज हम एक बहुत बड़े अचीवमेंट के साथ साथ इस यात्रा को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे, अनेक स्पीकर के योगदान की बदौलत। तो आज के व्याख्यान के जो स्पीकर है उनका मैं आप सबके सामने परिचय रखती हूँ। आप अभी वर्तमान समय में एसोसिएट प्रोफेसर है पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज। इससे पहले आपने बीएमएस की पढ़ाई हरियाणा में बाबा मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज रोहतक से आपने पूरी की है। और आपने एमडी भी पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार में से ही, उत्तराखंड से ही आपने एमडी की डिग्री प्राप्त की है। और यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6 years यूजी टीचिंग एंड 4 years ऑफ पीजी टीचिंग। You have published 5 articles in the peer-reviewed national or international journals. You have also worked as a coordinator of IEC and PG diploma various courses, and you have also done PG diploma in nutrition and dietetics, or you have won gold medal in the astrology and सामुद्रिक विज्ञान। सामुद्रिक विज्ञान एक बहुत अच्छा टॉपिक है। कभी मैं चाहूंगी कि आप सामुद्रिक विज्ञान और आयुर्वेद के कुछ बिंदुओं को साथ में लेकर भी हमें एक लेक्चर की आहुति दे, लेक्चर का ज्ञान प्रदान करें। तो मुझे लगता है कि वो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स पे भी काम करती है। 5 ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स है। 9 पीजी स्कॉलर्स को आप अपने अंडर गाइडेंस में अभी मार्गदर्शन दे रही है। आपकी 2 बुक भी पब्लिश हुई है। और पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड भी आपको, बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड भी उसमें एक्सपो में आपको मिला हुआ है। यू आर परस्यूइंग पीएचडी ऑल्सो। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को आज मैं अपना टॉपिक का प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर सुमन जी। Thank you very much, ma'am, for the kind introduction. Thank you. ओम नमामि धन्वंतरि नमः। माँ दुर्गा शक्ति को नमन करते हुए, first of all, I would like to, ma'am, am I audible to all of you? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी। Am I audible? जी जी जी, you are audible. Okay. And voice is First clear. of all, I would like to offer my heartful gratitude to respected Dr. Heetal ma'am and the whole organizing team. And I must say, the theme is really appreciable. आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति तक चिन्हित करने के लिए जो एक संकल्पित अथक प्रयास है कि ये जो यात्रा है, ये हम सबकी यात्रा है, जिसमें हर एक आयुर्वेद चिकित्सक की एक जिम्मेदारी है कि हम अपने योगदान से जैसे भी हम काम कर सकते हैं आयुर्वेद के लिए, उसकी आहुति हम सबकी तरफ से जानी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद का वट वृक्ष तभी तक हरा है
जब तक हम आयुर्वेदिक चिकित्सकों के जीवन में खुशियों का दामन भरा है, अगर हम उसको पोषित करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी खुशियों से भरी हुई होगी। एंड दिस इज द रियल प्लेटफॉर्म की जहाँ पे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अपनी इंसाइट्स, अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी स्पेसिफिकेशन को शेयर कर सकते हैं विद देयर इनोवेटिव आइडियाज। जो एक इंटरेक्शन सेशन लास्ट में होता है, उसमें आप क्या सोचते हैं आयुर्वेद के किसी भी एक प्रिंसिपल के लिए, एक सिद्धांत के लिए, किसी भी चिकित्सा के प्रावधान के लिए आपके क्या विचार हैं, या उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स हम अप्लाई कर सकते हैं जो पैन इंडिया पे एप्लीकेबल हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कुशल विद्वान और विदुषी चिकित्सक और चिकित्सिकाएं हैं उनके मुखारनव से हम लोग सुनते हैं, उनको शेयर करते हैं। सो दिस इज आवर ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सर्व करें, अपनी रूट्स को सेव करें विद डेडिकेशन, क्योंकि आयुर्वेद है तो हम हैं। फ्रॉम द एंशिएंट एरा टुडे सिनारियो टिल जो कुछ भी चेंजेस आए हैं, वी आर ऑल्सो गेटिंग इवॉल्व्ड। बहुत सारी टीचिंग एप्टीट्यूड्स में चेंजेस आए हैं। पहले हम बात करें गुरु शिष्य परंपरा की, प्रकृति की गोद में बैठ के हम लोग कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली हो करके, जो त्रिदोष वहां पे है प्रकृति में, वही त्रिदोष हमारे अंदर भी काम कर रहे होते हैं। वही हमारे जितने भी आहार और औषध द्रव्य हैं उनके साथ भी एक सामंजस्य रहता था। बट आजकल अब उस चीज को तो हम नहीं ला सकते। वी आर यूज्ड टू विद द स्मार्ट बोर्ड और एआई, उसके साथ हम मैच कर रहे हैं। बट स्टिल जो सर्वतंत्र सिद्धांत हैं पूरे आयुर्वेद के, जो रियल बैकबोन है, वो आज भी युग युगांतर से एक जैसे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विधि भले ही बदली हो, विधा में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आया है। सो we'll start with today's session with the first slide. As you can see, you are your home. बहुत ही मीनिंगफुल स्लाइड है और काफी कुछ कहती है ये अपने बारे में खुद से ही, कि हम अपना खुद का घर है। जब हम बात करते हैं एक कंप्लीट हेल्थ की, जहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने बहुत क्लियरली बताया है, समदोष समाग्निश से लेकर के फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ में आपके साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग फिजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, उसी पे हम लोग कहीं ना कहीं अलाइन करते हैं। एंड एनी हाउ हम लोग मेंटल स्टेटस को भूल जाते हैं, या उस पे हम ज्यादा फोकस नहीं डालते हैं। आज के टॉपिक में मैं ये ज्यादा ही इस चीज के लिए कोशिश करूंगी कि ये कवर हो जाए, क्योंकि आज की इतनी फास्ट पेस लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शारीरिक व्याधि से ज्यादा मानसिक स्तर पे लोगों को ग्रसित कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उन दोनों के तालमेल के साथ में, क्योंकि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स की बात करें या दोनों शारीरिक और मानसिक के सामंजस्य संबंधों की बात करें, तो दे आर इंटरलिंक्ड। वी कांट डिनाई कि एक शारीरिक दोष मानसिक को अफेक्ट किए बिना कोई व्याधि हो सकती है, या मानसिक दोष है तो वो शरीर को अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज इम्पॉसिबल। सो सबसे पहले हमारी सबकी जिम्मेदारी है, बिफोर अ क्लिनिशियन वी ऑल आर अ फिजिशियन। और अगर हम खुद स्वस्थ हैं तो ही हम अपने पेशेंट्स को स्वस्थ रहने के, उनके लाइफस्टाइल को डिजाइन करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर हम खुद स्वस्थ नहीं है, हमारा घर साफ सुथरा नहीं है, हम नहीं उसके लिए हाइजीन को मेंटेन कर रहे, उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो हम किसी को कह भी नहीं सकते हैं कि आप ये करें। जैसे एक बहुत किसी भी फेमस फूड कॉर्नर की बात करें, किसी मिष्ठान भंडार की बात करें, तो उनको अपनी चीजों पे पहले ट्रस्ट होता है कि ये बहुत वैल्यूएबल है, ये सबसे अलग है, इसका टेस्ट किसी को मैच नहीं कर सकता। तो हमें भी अपनी पैथी पे सबसे पहले इतना गर्व, इतना गौरवान्वित होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि आयुर्वेद में समग्र चिकित्सा का प्रावधान है। हम उससे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को हम कवर कर सकते हैं। तो वो जो एप्लीकेबिलिटी है वो सबसे पहले हमें खुद से शुरू करनी है। वो जो पहली हमारी जो जितनी भी हमारी परिचर्याएं हैं, या जितनी भी हमारी आगे की जीवन शैली की बात करेंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या की जितनी भी बात करें, वो सबसे पहले हमारे ऊपर उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए।
तभी हम किसी और को वो बता सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसे रहेंगे। तो ये मेरी सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है जो भी ज्वाइन हुए हैं, ऑल्दो दे आर फॉलोइंग द रिचुअल्स ऑफ आयुर्वेदा, स्टिल अगर कुछ लैक है, कुछ मिसिंग लिंक है, तो हमें उसको भी फिल करना चाहिए। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these are the points we are going to cover in today's session. बहुत ही कॉमन है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से यूजी पीजी में एक्सपर्ट्स ने बहुत और डिटेल में इनको पढ़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बहुत इनको माइन्यूट मान करके या बहुत हल्के में लेकर के हम लोग स्किप कर जाते हैं। कहाँ पे इनको अप्लाई करना है, पेशेंट आया, हमने सिर्फ उसके सिम्टम्स देखे, सिम्टम्स सुने, हम लोग सिर्फ ट्रीटमेंट और औषध व्यवस्था पत्र की तरफ ही शुरू हो जाते हैं, या कोई आपको पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने हम उसकी तरफ जाते हैं, बट वहां पे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं कि कहाँ उसके स्रोतस की व्याधि का मूल था, दोषों की क्या कंडीशन है, उसके मेंटल स्टेटमेंट क्या है, किस एनवायरनमेंट में हमारा पेशेंट आया है, कैसे जी रहा है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको दोबारा से एक बार हमें रिकॉल करना चाहिए, ताकि हम चिकित्सा को एक बार नए आयाम से, एक नए रूप से देखने की कोशिश कर सकें, जिसमें सबसे पहले वी विल डील विद द पंचमहाभूत सिद्धांत, नेक्स्ट टू द दोष धातु मल सिद्धांत, देन सामान्य विशेष, देन त्रिगुणा इम्बैलेंस with the mental disorders, धारणीय and अधारणीय वेगाज, सद्वृत and सत्वावज चिकित्सा, न्याय and nourishment theories, अधारणीय और आहार विधि विधान, role in the lifestyle disorders, utility of प्रकृति परीक्षण and the diet modifications, गर्भ उत्पत्ति और गर्भ संस्कार, त्रयोप स्तंभ बैलेंस and नाड़ी परीक्षा. So one by one we will take up and we will get the utility or applicability of all these siddhantas. As you can see, health is a multi-dimensional parameter जिसमें हम लोग ज्यादातर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें हम लोग भूल जाते हैं या टेकअप नहीं करते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा है, ओपीडी ज्यादा है। बट जहाँ पे आचार्य चरक ने बहुत अच्छे से 10विध परीक्षा की बात की है या अष्टविध परीक्षा की बात की है, पंचविध की बात आचार्य ने कही है, तो एक चिकित्सक का परम दायित्व है, उसकी एथिकल कंसिडरेशन है कि वो अपने पेशेंट को पूरा सुने, उसकी पूरी हिस्ट्री से ही बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं जो आगे हमें उसके ट्रीटमेंट प्लान में हेल्प करती हैं कि हम उसको कैसे प्लान करें, उसकी आहार से, औषध व्यवस्था से, उसकी विहार से, उसके डूज एंड डोंट्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो हमें सभी पैरामीटर्स को कोशिश करनी चाहिए। हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स मोर, लेकिन जो आपकी आउटकम्स रहेंगी, जो ट्रीटमेंट का लाइन रहेगा, वो बेस्ट रहेगा। आपका नाम, यश, सब चीजें जो हैं, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आयुर्वेद में कही गई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो यात्रा है, वो सबकी सुलभ और बहुत सहज हो जाएगी। और आयुर्वेद अपने आप में एक कंप्लीट थेरेपी है, कंप्लीट विधि है, एक विधान है, जिसमें आपको आदि भौतिक, आदि दैविक सभी तरीके के देव व्यापाश्रय चिकित्सा, दर्शन शास्त्र जैसे नैष्ठिक की चिकित्सा, सब चीजें ही बताई हुई हैं। तो इतनी बड़ी विधा, इतनी बड़ी चिकित्सा के विज्ञान को अगर हम एक भी सूत्र को पकड़ें तो शायद एक पूरी जीवन पर्याप्त ना हो हमारे लिए कि हम उस पे काम कर पाएं, उसको निकाल पाएं, उन सूत्रों को समझ पाएं। इतनी गहन विद्याएं उसमें दी हुई हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जब हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं, हम वेलनेस की बात करते हैं, वो जर्नी इलनेस से जो वेलनेस की तरफ लेके जाती है, उसमें सभी पैरामीटर्स को इंक्लूड करने की हम सबको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस स्लाइड इज शोइंग दी हार्मनी। हम त्रिदोषों की जहां बात करते हैं, वही त्रिदोष ह्यूमन बींग्स में भी हैं, वही एनिमल्स में भी हैं, प्लांट्स में भी हैं और हमारे एनवायरनमेंट में भी हैं, जिसमें हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो भी हम लोग एनिमल या फिर प्लांट बेस्ड फूड का इंटेक कर रहे हैं,
वो सभी इसी हार्मनी के साथ है। जो त्रिदोषों की हार्मनी है वही आयुर्वेद में कही गई है, वो प्राकृत अवस्था और वो होमियोस्टेसिस जो है वो सुख की, आरोग्य की आपकी कारक है। अगर वो अपना बैलेंस कंडीशन में काम कर रहे हैं तो आपका शरीर आरोग्यता में है, सुख में है। और कहीं ना कहीं इस आरोग्यता को बिगाड़ने के लिए, इसको कहीं डेविएट करने के लिए, विशेट करने के लिए हमारी बुद्धि का योगदान है, जिसको सभी संहिताओं में आचार्य ने बहुत क्लियरली एक शब्द से कहा है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध के साथ ही सब होता है। हमारा मन या सत्व के साथ में हम कैसे रिलेट करते हैं या उसको कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी इंद्रियों पे हमारी कैसी कमांड है। आपको ये पता है कि बहुत ठंडे मौसम में ठंडी चीज खाने से मुझे ये हो जाएगा, फिर भी आप अगर आइसक्रीम का इंटेक कर रहे हैं, आप डायबिटिक है, स्टिल यू आर टेकिंग मोर ऑफ द शुगर आइटम, कोई भी मिष्ठान ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अलग से आप ऐसा काम कर रहे हैं, या आपको अपनी प्रकृति का पता है कि आप वातज प्रकृति के हैं, स्टिल आप वैसे ही उसको विकृत करने वाले आहार विहार या वैसे एनवायरनमेंट को आप क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल कन्वर्ट इन दी वर्स्ट कंडीशन। और वो विकृति जो है वो फिर रोग के लिए कारगर होती है, उसको लेकर के आएंगे। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि वो हार्मनी जो है वो बैलेंस करें। और इसी में आजकल बहुत इंटीग्रेटेड थेरेपीज जो चल रही हैं, होलिस्टिक अप्रोच है कि पेशेंट को हम किसी भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से, हमारा मेन मोटो हर चिकित्सक का यही है कि हम उसको आरोग्यता दे सकें। उसका जो भी बॉडी में इम्बैलेंस हुआ है, जो हार्मनी डिस्टर्ब हुई है, हाइपो या हाइपर फंक्शनिंग हुई है, हम उसको दोबारा से उसकी होमियोस्टेसिस, उसकी प्राकृत अवस्था, साम्य अवस्था को अटेन करने में हम हेल्प कर सकें। और बहुत ही सुंदर तरीके से आयुर्वेद में जहाँ चिकित्सा के सिद्धांत बताए हैं वहां क्लियरली बताया हुआ है कि जो भी कंडीशन या जो भी दोष आपके कम है उसको बढ़ाने की चिकित्सा, बढ़े हुए को घटाने की चिकित्सा करें। और जो सम है उनकी परिपालना भी करनी है, उनका अनुपालन, उनकी सुरक्षा भी करनी है। और वो जो सुरक्षा है वही हमारी प्रिवेंटिव थेरेपी है। आपकी मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक के आपके शारीरिक, कायिक, वाचिक, मानसिक सभी तरीके की एक्टिविटीज से हमने कैसे उसकी अनुपालना की, कैसे पालन किया उसको, ये भी हमारी लाइफ का, हमारे डेली रूटीन का एक हिस्सा होने चाहिए। और वो सिर्फ अपने लिए नहीं, खुद के लिए एप्लीकेबल है तो वो सभी के लिए हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। These are the different layers of health. As you can see, the individual or self is is in the central part and covering the maximum area, because your self, your own, your प्रत्यात्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम सही हैं, हम खुद को पहले स्वस्थ रख रहे हैं, उसके बाद ही सेकंड थर्ड आगे की लेयर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, चाहे वो फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, इमोशनल है, इंटरपर्सनल है, या फिर आपका एनवायरमेंटल है। इसमें इंटरपर्सनल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, जिसको हम स्किप कर जाते हैं। आप कैसे डील करते हैं दूसरे लोगों से, उसमें हमारा सबसे ज्यादा एक चिकित्सक का, एक वैद्य का इंटरेक्शन अपने पेशेंट्स के साथ है। अगर आप एक एकेडमिशियन हैं तो आपका ज्यादातर इंटरेक्शन अपने स्टूडेंट्स के साथ, यूजी पीजी स्कॉलर्स के साथ होता है। तो वहां पे भी हम किस तरीके से अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, हमारी वाणी की दक्षता कैसी है, हमारे ज्ञान की दक्षता कैसी है, हम कैसे उनके साथ में हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, वो सब चीजें भी आपके हेल्थ का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं प्रोफेशनल लाइफ में किसी के साथ हमारा कोई वाद विवाद हो जाता है, कोई तर्क वितर्क होता है, तो हम लोग रात को मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो सब चीजें हमारी फिर हेल्थ को भी, आपको रात को नींद नहीं आई, बात आपने विशेट कर लिया, आपने भूख नहीं, मतलब अच्छे से नहीं लगी, आप टेंशन में थे, अच्छे से खाना नहीं खाया, आपने खाने का रस नहीं लिया, वो स्वाद आपके लिए नरिशमेंट नहीं दे पाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, और हम अगर एक भी कड़ी को कहीं मिस कर जाते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से स्वस्थ की परिभाषा में नहीं फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
So our first सिद्धांत पंच महाभूत सिद्धांत की हम बात करें तो this is the simple slide showing the composition. हमारी बॉडी के सारे जितने भी सेलुलर पार्ट्स हैं, टिश्यूज हैं, वो सभी इन्हीं पंच भौतिक एंटिटीज से निर्मित हैं. Either we are taking up or talking about त्रिगुणाज, त्रिदोषों की बात करें, धातु या मलों की बात करें, या पेशेंट को जो भी हम औषध या द्रव्य प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली थेरेपेटिक पर्पज से, या फिर रसों की बात करें, और या गर्भ में जो भी निर्मित होती है अंग प्रत्यंग की, वो भी सब पंच महाभूतों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है. इन्हीं सब की फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंच महाभूत जो हैं, दीज आर दी लाइक बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे बायोकेमिस्ट्री में हम या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हर किसी के कुछ केमिकल फॉर्मूला सिंबल होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन से ये बना. फॉर एग्जांपल NaCl का अगर हम एग्जांपल ले, वाटर का लें, तो ऐसे ही ये जो अणु परमाणु की हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में यही महाभूत आपस में मिल करके अगले किस महाभूत को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और जो आपका डोमिनेंट महाभूत है वही अपने कर्मों से हमें इंगित होता है, दिखता है, उसी के सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होते हैं. आइदर वो महाभूत कम है तब भी पता लगता है उसके सिम्टम्स से, और अगर वृद्ध है, बढ़ा हुआ है, तो उसकी हाइपर फंक्शनिंग, हाइपर एक्टिविटी से भी हमें इसका पता लगता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पंच महाभूतों से हम ये रिलेट कर सकें कि वातज में अगर आपका कोई है, या वात व्याधि की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें ये महाभूतों की डेविएशन है, ये विशेषण है. हम बात करें कि रस धातु की अगर प्रॉब्लम है या मलों की है, तो हमें एक बार रिकॉल करना चाहिए कि पंच महाभूत कैसे आपकी बॉडीली टिश्यूज को अफेक्ट करते हैं, और हम उसको कैसे ट्रीटमेंट में हेल्पिंग हैंड में ले सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. So these are the simple one slides. On the next 3 slides, please skip. This is the composition. Everybody knows दोष धातु मल की composition. Next, please. Next. So this is the important slide. अगर हम एक सिद्धांत को जानते हैं जो सर्वमान्य है, युग युगांतर से जो एप्लीकेबल है, हम उसको कैसे काम कर सकते हैं, कैसे एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव. तो जहां पे भी हम देखते हैं कि डिफरेंट सिम्टम्स हैं क्षय वृद्धि के, जैसे हमने बात की, तो उन्हीं सिम्टम्स के आधार पे हम अगर महाभूतों को देख पाए, उनको समझ पाए, तो हम उसकी क्षय वृद्धि के अकॉर्डिंग ही उसकी चिकित्सा में भी काम कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि जिसकी डेफिशिएंसी है उसके बैलेंस को हम उसी तरीके के आहार से डिजाइन करें, वैसा ही डाइट प्लान हम अपने पेशेंट को दें, और वैसे ही हम औषध चिकित्सा में भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे दीपनीय द्रव्य जितने भी होते हैं उसमें अग्नि महाभूत प्रधान होता है, या किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट है तो हम दीपन पाचन के लिए हमको देते हैं, तो उसमें आपके आग्नेय द्रव्यों की प्रधानता होती है. किसी को विरेचन कराना है तो पृथ्वी महाभूत की कंट्रीब्यूशन हम उसमें देखते हैं कि वो आपका एक्टिव प्रिंसिपल में काम करे. तो ऐसे हम इसको अप्लाई करके दोनों तरीके से हम जितने भी आयुर्वेद के सिद्धांत या उसके परिभाषाएं कही हैं, जो मोटिव्स कहे हैं, हम उसको अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट इज द दोष धातु मल सिद्धांत. ये पूरी एक लिविंग बॉडी का मेन सिद्धांत है. ट्राइपॉड्स हैं जो कि बताते हैं कि अगर ये आपके सही हैं, और अगर ये हार्मनी आपकी बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड दोनों में अगर बैलेंस्ड है, तो ही ये ड्राइविंग फोर्सेस जो हैं वो आपकी आरोग्यता के लिए और आपकी नॉर्मल कंडीशंस के लिए काम करती हैं. और कहीं पे भी ये विशेष या डेविएट हो रही हैं, विकृत अवस्था को है, तो ये हार्मनी आपकी सारी इम्बैलेंस हो जाएगी, और ये आपकी बॉडी के हर एक टिश्यू को अफेक्ट करेंगी. जहां पे हमारे दोषों की सबसे पहले गड़बड़ होती है, क्योंकि वो स्वतंत्र है दूषणशील के लिए. वो जब भी दूषित होते हैं तो बाकी एंटिटीज को भी वो दूषित करते हैं. तो हम इसको कैसे देखते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, और एक
एपरेंट नहीं कह सकते, रिलेटिव सा कोरिलेशन हम देख सकते हैं आज की मॉडर्न साइंसेस के साथ में। उसको समझने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हम लोग वात को देखते हैं, जितना भी जो कंडक्टिंग मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, वो सारा का सारा वात से ही काम करता है। जितना भी पोटेंशियल जनरेट होता है बॉडी में, वो सभी वात की एक्टिविटीज से ही काम करेगा। आपकी चाहे न्यूरल सिग्नल्स हैं, चाहे हार्मोन्स की अपनी साइट से सिक्रेशन होके उसके टारगेट साइट तक जाना है, रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना है। देयर आर सो मेनी फंक्शंस जो हम देख सकते हैं उनकी फंक्शनिंग के थ्रू। ऐसे ही हम लोग धातुओं की बात करें, ऐसे ही सॉरी पित्त की बात करें, तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो सब इसके साथ रिलेट करके बॉडी में काम कर रहे होते हैं। और कफ की बात करें तो नाम से ही पता है, श्लेषालिंगने, जो किसी चीज को जोड़ करके रख रहा है बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी में जब भी कफ की दृष्टि हो रही है, तो हमारे लिगामेंट्स, हमारे जॉइंट्स के ऊपर उसका असर सबसे पहले आता है। हमारी बॉडी के लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स हैं, स्निग्धता है, वो सब कम हो जाती है। तो हम उसी के साथ में डील करते हैं कि आपके दोष अगर आप क्षय या वृद्धि की तरफ हैं, तो हम उसकी फंक्शनिंग को देख करके, जो भी आयुर्वेद में हमारे बताए हुए हैं, शास्त्रों में, संहिताओं में जो भी लक्षण मेंशन है, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको ढूंढते हैं, उनको पकड़ते हैं, फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही धातु की बात करेंगे तो जितने भी न्यूट्रिटिव और सपोर्टिव यूनिट्स हैं, वो बॉडी में डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट सिस्टम्स के साथ में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके अगर कहीं पे रक्त धातु में कोई दुष्टि है, तो हम उसको आज के टाइम पे कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल से देख सकते हैं। हम मेद मांस धातु के लिए हम उसका लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं, बीएमडी करवा सकते हैं। तो ऐसे हम रिलेट करके आज के टाइम पे हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में इस दोष की, इस धातु की या इस मल की जो विकृति है वो हुई है, और उसको हमने लक्षणों से ऐसे पहचाना, और इसके लिए हमें ये ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। जैसे मल में हम बात करेंगे तो जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो बॉडी के लिए फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में है, या आपका सोडियम पोटेशियम जो भी एक्सचेंज है, पंप है, कंसंट्रेशन अगर गड़बड़ होती है, तो ये भी एक विकृति है, ये भी एक प्रकार का मल है। या फिर आपकी पीएच डेविएट होती है, इट्स अगेन अ एग्जांपल ऑफ मल। नेक्स्ट प्लीज। Now the next is how to apply this dosha dhatu mal सिद्धांत थ्योरेटिकल नॉलेज में, और उसको प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। जब पेशेंट आपके सामने है, सब्जेक्ट आपके सामने है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ध्यान नहीं करते कि इसका क्या मूल स्थान था, स्रोतस की व्याधि यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इस दोष का ये स्थान था। फॉर एग्जाम्पल, आप अपान विकृति की बात करते हैं, तो अपानवात के जो भी स्थान है, हमें पता है कि अपानवात आपके निष्क्रमण या फिर बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट रहेंगे उसको निकालने के, और नॉर्मल फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट में भी, चाहे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सीमन की इजैकुलेशन है, या फिर डिलीवरी के टाइम पे गर्भ की आपकी वो रहेगी, तो वो सब अपान वायु से ही कंडक्ट होगी। लेकिन कई बार हम उस टाइम पे ये सभी चीजें जो है वो लिंक नहीं कर पाते। तो कैसे हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्यून अप करें, सेट करें कि आपके सामने कोई भी पेशेंट या सब्जेक्ट है, हम उसके सिम्टोमेटिक साइट को देखते हुए उसके स्रोतस तक जाने की कोशिश करें, उस पर्टिकुलर वात पित्त कफ के भेद के स्थान तक जाए कि यहाँ पे ये इसका स्थान है, और ये सर्कुलेशन में आने के बाद यहाँ पे स्टक हो करके दोष दुष्य समूर्छना से या क्षय वैगुण्य से ये यहाँ विकृति कर सकता है। तो हमें मूल की ट्रीटमेंट पे कोशिश करना चाहिए अप्रोच करने के लिए, ताकि जो हमारी चिकित्सा का जो भी हमारी व्यवस्था है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहे, वैल्यूएबल रहे और सटीक रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बारीकी से हम इस चीज को देख पाए, समझ पाए।
आप सेलुलर लेवल पे बात करें, आप कैपिलरी लेवल पे बात करें, आप एक्सचेंज की बात करें, वो सब भी क्योंकि पूरे शरीर में ही आपके दोषों का स्थान है, तो हर एक सेल को हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे नॉर्मल फंक्शनिंग की है या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट की बात है, हमें उसको निकालना चाहिए। एक क्रिटिकल रिसर्च भी जो है हमें इसके ऊपर जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं या जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी अपने इंसाइट्स जो हैं उसमें देने चाहिए कि अगर स्रोतस मूल के साथ में हम किसी व्याधि को अलग अलग से देख करके या जोड़ करके अगर हम समझाते हैं, देखते हैं, और जितना भी शास्त्रों में दिया हुआ है लाक्षणिक जो लक्षण जितने भी दिए हैं उनके साथ में अगर समझते हैं, देखते हैं और उसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं, जितने भी ओपीडी आईपीडी पेशेंट्स के साथ में डॉक्यूमेंटेड जो पार्ट रहता है उससे हमारी जितनी भी एंशियंट विद्याएं हैं, प्रिंसिपल्स है, उनको एक दृढ़ विश्वास मिलता है और आने वाली जनरेशन को भी हेल्पफुल होता है कि इतना काम हुआ है, इससे आगे हमें और करना चाहिए, इसको अलग डायमेंशन से हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में शारीरिक और मानसिक दोष जो हैं वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की जहां बात कर रहे हैं, तो शारीरिक और मानसिक दोषों के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, 1 मिनट प्लीज। वो शारीरिक और मानसिक जो कंपोजिशन है वो आपकी डाइटरी, जैसे हम लोग बात करते हैं सात्विक आहार के इम्पैक्ट की, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये बात आ चुकी है, बहुत क्लियरली क्लैरिफाई की गई है कि जो भी आपका सात्विक आहार होता है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज ज्यादा हैं, हाइजीन प्रॉपर है, वो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल आइटम्स होते हैं और आपकी लॉन्जिविटी को इंक्रीज करते हैं। जबकि एज कम्पेयर टू द सात्विक, अगर हम तामसिक की बात करें तो जो भी फूड आइटम्स रहेंगे या तामस गुण ज्यादा होता है किसी की प्रकृति में, तो दे आर मोर प्रोन फॉर द डिप्रेसिव स्टेट। तो इस तरीके से भी हम दोषों की कंडीशन को देख करके और उसके साथ रिलेट करते हुए अपने पेशेंट्स को जो भी हम बता रहे हैं वो बहुत ही उसी की लैंग्वेज में उसको सिंप्लीफाई करके समझाने के जो ट्रैक है हमें उसको फॉलो करने का कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट इज द गेटिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुणा वेरिएशन लीडिंग टू द साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। इस पे काफी काम अभी हो रहा है कि कैसे जो है शारीरिक मानसिक व्याधियां एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, और ये बिल्कुल सच है कि एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि बॉडी के अंदर ही दोनों चीजें रह रही हैं, सब चीजें आपकी लिविंग जो शरीर है जिसकी हमें आयु परिभाषा दी है, वो शरीर इंद्रिय मन सत्व सबके कॉम्बिनेशन से पंच महाभूतों के समुदाय से मिला हुआ है। तो वो सभी नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर आपकी काम कर रही हैं, आपकी होमियोस्टेसिस मेंटेन्ड है, तो हम बॉदर नहीं करते। लेकिन अगर जरा सी भी कहीं गड़बड़ हुई, किसी एक फिंगर में आपको पेन है, आपको कफ एंड कोल्ड हो गया है, फीवर आ गया है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन जो है, सभी इंद्रियां उसी एक डायरेक्शन में काम करती हैं और उसी के ट्रीटमेंट के लिए फिर हम लोग वैद्य चिकित्सक को ढूंढते हैं। गेटिंग ए फंक्शनल रिलेशनशिप, इस पे बहुत अच्छा काम हो रहा है कि कैसे हम न्यूरो इम्यून एंडोक्राइन के साथ में वात पित्त कफ की फिजियोलॉजी को देख सकते हैं, कैसे आपके जैसे जितना भी न्यूरल या नर्वस कंडक्शन है या इम्यून का रिस्पॉन्स है, एंडोक्राइन है, वो आयुर्वेद में ऑलरेडी मेंशन्ड है। वात पित्त कफ के अगर हम बहुत डीप फंक्शनिंग में जाएं, टीकाकारों के मत को हम देखें, तो ये कंसेप्ट वहां पे भी कहीं ना कहीं साइलेंट रूप में बहुत क्लियरली बताया हुआ है। जैसे वात के बारे में बहुत कहा है कि सूक्ष्म अणु सभी स्थूल और सूक्ष्म सभी स्रोतों को भेदने का काम करती है। वात के गुणों के अंदर, ये कर्मों के अंदर बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जितना भी कंडक्टिंग पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे वात से ही आपके काम करते हैं, वही सारे आपके न्यूरल कंडक्शन में आते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें, सामान्य विशेष सिद्धांत बहुत ही कॉमन सा सिद्धांत है देखने में कि सामान्य से सामान्य की वृद्धि हो रही है, बट दिस इज रियली द बैकबोन ऑफ चिकित्सा। अगर आपको ये पता है कि ये चीज कम है तो आप उसके लिए
उसकी वृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, सामान्य से सिमिलैरिटीज से जो है उसको बढ़ा रहे हैं, और अगर बढ़ी हुई है तो उसके अपोजिट ट्रीटमेंट करके, चाहे आप उसके लिए पंचकर्म थेरेपीज लगाएं, आप नेचुरोपैथी से कुछ करें, आप किसी और पंचभौतिक चिकित्सा का सहयोग लें, हर तरीके से आपकी सामान्य विषय सिद्धांत जो है वही आप काम करता है। और उसमें भी आपकी तीनों कैटेगरीज के साथ में, चाहे आपको द्रव्य का करना है, कैसा आपको ड्रग लेना है, गुण उसकी जो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, उसकी गुणवत्ता है, उसका पोटेंसी है, वो भी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी होमोलोगस अगर बॉडी के अकॉर्डिंग होंगे तो ही वो एब्जॉर्प्शन में आएंगे, वो उसको अपलिफ्ट करेंगे, और अपोजिट है तो दे विल मेक दी ह्रास और क्षय। नेक्स्ट प्लीज। So how we are going to apply this in the different 3 categories for the द्रव्य, गुण एंड कर्म। हम लोग ज्यादातर आहार या फिर औषध तक ही रहते हैं। काफी बार हम विहार उसके कर्मों के साथ में, अगर एक ओबेस पेशेंट है, हम उसकी कैसी विहार परिचर्या उसको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप कफ को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइज के व्यायाम की टेक्निक भी हम उसको बताएं, उसका काल भी बताएं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कर्म, सामान्य और विशेष में हमें अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करनी चाहिए, ताकि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। दशविद्य परीक्षा में अगर पूरे पैरामीटर्स को लेना, कवर करना नहीं होता है तो एटलीस्ट उसके प्रकृति, विकृति, सार, साथ में सत्व तक तो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का मनोबल सही है, उसका सत्व सही है, तो वो क्रॉनिक डिजीजेस को भी सुख साध्य या कृत साध्य तक लेकर आ सकता है। लेकिन अगर मनोबल ही या सत्व ही उसका वीक है तो कितनी भी आप अच्छे से चिकित्सा के चतुष्पाद को इम्प्लीमेंट करें, वो रिजल्ट डिजायरेबल आपको नहीं मिल सकते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि होमोलोगस जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके साथ में हम एक लीनियर कोरिलेशंस की, अगर रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो सिमिलर से जो है वो सिमिलर के इफेक्ट को बूस्ट अप करता है, और जो अपोजिट है दैट विल मेक अ नेगेटिव कोरिलेशन इफेक्ट, कि वो उसका क्षय करेगा, उसका ह्रास करेगा। यही हमारी द्रव्य और अद्रव्यभूत चिकित्सा में भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अद्रव्यभूत चिकित्सा में जितने भी हमारे ड्रग्स के आइदर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हम कर्म बताते हैं अपने पेशेंट्स को, एक्सरसाइज से लेकर के उसके योग प्राणायाम तक की बाकी व्यवस्थाओं के साथ में वी कैन इंक्लूड इट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट कंसेप्ट इज द धारणीय एंड अधारणीय वेग कंसेप्ट। बहुत अच्छे से आचार्य ने बहुत क्लियरली बताया है, बट इन टुडेज सिनेरियो दिस इज रिवर्स। हमें जो धारण करने चाहिए उसका धारण नहीं कर रहे हैं और अधारणीय का धारण हो रहा है। तो जितने भी अधारणीय वेग हैं आचार्य ने बहुत क्लियरली बताया है कि कैसे वो हमें दुष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार के सिम्टम्स जो है वो आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपान वायु का धारण कर रहे हैं तो कैसे वो बॉडी में आपकी वात की वृद्धि करेगी, आद्यमान, अनाह, ये सब चीजें आ सकती हैं। आपने निद्रा का वेग धारण किया, सिरोरोगों में वृद्धि होती है, जो रात को बहुत लेट नाइट तक आपके स्क्रॉल करते हैं, ब्लू लाइट के इंटरेक्शन में रहते हैं, जो निद्रा का काल बताया है उसको स्किप करते हैं। तो ये भी एक तरीके का वेग है कि हमें स्क्रीन टाइम अपना कितना रखना है। एक्सक्यूज मी। हमें क्या देखना है, कैसे कनेक्ट करना है, ये भी आपके वेग का ही, धारणीय वेग का ही एक टाइप है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इग्नोर कर देते हैं। अधारणीय का धारण कर रहे हैं और धारणीय को हम लोग स्किप कर रहे हैं, चाहे वो लोभ है, काम क्रोध है, मोह है, जो भी बताए गए हैं, तृष्णा है,
उसका हम सोचते हैं कि नहीं यार, थोड़ा सा और कमा लेते हैं, एक अच्छी पार्टी में गए, थोड़ा सा और खा लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो ये जितनी भी हमारा जो मेंटल स्टेटस है, हमारा सोचने का ढंग है, आवर थिंकिंग प्रोसेस है, दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर पर्सनैलिटी। वो हमारे काम में, कार्यशैली में, आप जहाँ पे भी हैं वहां पे भी आपका रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब कभी ऐसे, जैसे हम लोगों ने बहुत रिसेंटली अभी आयुर्वेद दिवस सेलिब्रेट किया, जन जागरूकता में ऐसे हमने कैंपेनिंग की कि हम किस तरीके से लोगों के बीच जा करके उनमें अवेयरनेस फैला सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के। खासतौर से हम बात करें एमएनसीज और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो वहां पे ज्यादातर बहुत लंबा टाइम होता है, मीटिंग्स चल रही हैं, या फिर एक सर्जन की बात करें, बहुत लंबे टाइम तक ऑपरेटिव्स में जा रहा है समय। तो वहां पे भी आपका जो धारणीय वेग है वो ना चाहते हुए भी धारण हो जाते हैं, एंड दे अल्टीमेटली लीडिंग टू दी विशिएशन। और वही विकृति फिर आपकी सिंपल सा दिखने वाली जो सिम्टम्स है वो बहुत ही क्रॉनिक रूप में एकदम से फ्लेयर होते हैं, बड़ी व्याधि का विकराल रूप ले लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जैसे षटक्रिया काल में हमारी बताई हुई है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस, कि हम अगर इनिशियली उनका अपहरण कर लेते हैं तो डिजीज हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल नहीं होती, पेशेंट की पॉकेट पे भी उतना लोड नहीं जाता, डॉक्टर का भी यश जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ता है कि हाँ, बहुत कम उसमें पैसे में, कम एफर्ट्स में और कम दवाई से मेरी डिजीज का, मेरे रोग का निवारण हुआ है। तो ये भी एक फिजिशियन, एक क्लिनिशियन को अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखना चाहिए, एक सेट होना चाहिए कि हमें षटक्रिया काल के पार्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए, कि हमें बहुत अर्ली स्टेज पे, वो एक अलग पार्ट है कि पेशेंट आपके पास ऑलरेडी इतना क्रोनिक होकर के आया है तो हम उनको घर से तो नहीं डिटेक्ट कर सकते, बट स्टिल अगर वो आपके पास इनिशियली फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक भी है क्रियाकाल की, तो भी हमें उसके लिए वैसी ही व्यवस्था, वैसे ही सिनेरियो फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। आती आती बेटा। Next is again a beautiful slide talking about the mental health. ये जो mental health है, ये आज के टाइम में I think so, it's my personal opinion, कि हर किसी को थोड़ी सी अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक आप कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस का पार्ट है। एक फॉर एग्जांपल एक वर्किंग या फिर एक गृहिणी की बात करें, सुबह टिफिन में क्या बनेगा बच्चों के, काम वाली का क्या स्टेटस है, आज किसकी लेक्चर है, आज क्या मीटिंग होनी है, लंच का क्या रहेगा, शाम तक भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। ऐसे ही मेल्स की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको इतनी सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, लेकिन हम लोग इस पे फ्रीली बात नहीं करते, हम इसको एडमिट ही नहीं करते कि हम लोग वी आर सफरिंग और वी आर डीलिंग विद सम मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर थोड़ा स्ट्रेस से। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस पे थोड़ा सा खुल के बात करें, अपना सर्कल थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, अपने आप को, जैसे अब पेशेंट आया, उसने डॉक्टर पे अपना सारा का सारा अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल, मेंटल, घर की सब चीजें डॉक्टर को बताई, अपने वैद्य को बताई, तो वो वहां तक ट्रांसमिट होगी। बेचारा वैद्य कहाँ जाएगा जो सुबह से शाम तक इतनी सारी चीजों को ले रहा है, उसको भी तो कहीं ना कहीं खुद को खाली करना होगा। तो अपने आप के लिए भी हम कितना टाइम निकाल पाते हैं, मॉर्निंग वॉक की बात करें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन की बात करें, मेंटल पीस के लिए हम खुद के लिए क्या कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी इंद्रियां सही काम कर रही हैं, ज्ञानेंद्रिया स्पेसिफिकली, तभी कर्मेंद्रियों की फंक्शनिंग आपकी सही से काम करेगी और वही दिखेगा आपका। अगर बॉडी आपकी पूरी ट्यून्ड है, पूरी हार्मनी में है, सामंजस्य में है, तो ही आपका रिफ्लेक्शन जो है, पूरी पर्सनैलिटी का ओरा आपका रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट प्लीज। इसी मेंटल हेल्थ के लिए आचार्य चरक ने शारीर स्थान में एक बहुत सुंदर व्यवस्था बताई है चिकित्सा को लेकर के,
जिसमें नैष्ठिक की चिकित्सा या उपधा चिकित्सा के लिए और लोक पुरुष साम्यता के लिए कहा है। हम आजकल बहुत ज्यादा सोशल नहीं रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे रहे हैं। तो वो जो सोशल कनेक्टिविटी है, बातों को शेयर करने की, दुख दर्द शेयर करने की, अपने मन के उद्गार प्रकट करने की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो वो पहले के टाइम में आचार्य ने बहुत क्लियरली बताया है कि अगर हम लोक और पुरुष के साम्यता को समझ सकते हैं और बाहर की जितनी भी हमारी एट्रीब्यूट्स हैं उसको अंदर फील करना और हमारी वाली चीजों को सृष्टि के अंदर देखना, वो जो एक तारतम्य है वो बताता है कि आप अपने दुख को बाहर का भी समझे, सुख को भी अपना समझे, बाहर के साथ रिलेट करें। अगर आप किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो आप इसके लिए भी तैयार रहें कि वो आपको भी आएंगी वापस। तो ये जो सामंजस्य कहीं बिगड़ा है, खासतौर से जनपदोध्वंस में सबसे पहले अधर्म को ही माना है। सबसे प्राइम मोस्ट कॉज जो है किसी भी पैंडेमिक के लिए, वो आपकी धर्म की हानि को ही कहा है। और वो जो धर्म की हानि है वो कैसे हो रही है, क्योंकि हम सद्व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं। सद्व्रत में अपने खुद की हाइजीन से लेकर के सामाजिक परिवेश में आपका क्या रूपरेखा है, आप कैसे काम करें, कार्य क्षेत्र में क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, बहुत क्लियरली आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में क्लियरली कही हुई है कि आपको ये करना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे बहुत अच्छे से बताया है सामाजिक के लिए आपकी क्या सद्व्रत पालना होगी कि आप दूसरे को पीड़ा ना दे या उसकी पीड़ा को अपना समझें। लेकिन आजकल हम लोग थोड़े से इनसेंसिटिव हो गए हैं, सॉरी टू से दैट। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भूल रहे हैं कि उसकी तकलीफ है, तकलीफ देने के लिए हम 100 प्रावधान कर सकते हैं एक चिकित्सक ना होने के अलावा। नहीं, उसके निवारण के लिए हमारे पास थोड़ी सी रेमेडीज कम होती हैं। इसीलिए भी कहीं ना कहीं हमारा जो मानसिक जो संतुलन है या जो हमारी शांति है वो डेविएट हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं विकार हो रहे हैं। तो ये जरूरी है कि हम लोक पुरुष साम्यता के सिद्धांत को भी एक बार रिकॉल करें। हम पेशेंट को ये समझें कि वो भी मेरे जैसा ही है, या मैं अपने आप को खुद को ट्रीट कर रहा हूं, तो ट्रीटमेंट और ज्यादा आपका इवॉल्व हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। इट्स अ स्लाइड ऑफ द धातु पोषण न्याय, कैसे बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं। इन सिद्धांतों को लेकर के जितने भी न्याय बताए हैं वो सभी अलग अलग तरीके से आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं। रादर हमारे आचार्यों के पास उस टाइम पे कोई ऐसी इंसाइट्स वैसी नहीं थी जो आप मशीन से देख सकें, आप स्कैन कर सकें, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, पीईटी, कुछ नहीं था। बट उनके पास अंतर का ज्ञान था, ब्रह्म का ज्ञान था कि वो अंदर के बॉडीली टिश्यूज को जान सकते थे, उसके सर्कुलेशन को एज्यूम कर सकते थे। तो ये नरिशमेंट थ्योरीज जो हैं वो आपके कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस को, स्रोतों के अवरोध को बताती हैं कि अगर आपका न्यूट्रिशन है माल नरिश्ड है या कोई अवरोध हुआ है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो दे विल लीड टू डिजीज इन फ्यूचर। वी शुड टेक केयर ऑफ इट। नेक्स्ट प्लीज। These are the different knives. No need to explain. Next, please. Again, a beautiful slide regarding the गर्भ संस्कार, गर्भ संवाद, गर्भ धारण। आचार्य चरक ने शारस्थान में बहुत ही सुंदर तरीके से अतुल्य गोत्रीय अध्याय की बात की है। अतुल्य गोत्र, सिमिलर आपका गोत्र नहीं होना चाहिए। उस समय पे भी डिकेड्स ऑफ एगो आचार्यों को पता था कि आपका जो जेनेटिक प्रोफाइल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, कैसे डिजीज कैरियर बन सकता है। तो बहुत क्लियरली मेंशन किया, अलग तरीके से जोड़ करके साइंटिफिकली आज हम उसको प्रूव कर रहे हैं। बट अतुल्य गोत्र में बहुत अच्छे से बताया है कि आप जेनेटिक बैरियर क्रिएट कर सकते हैं जो एक डिजीज आपकी
पीछे से ट्रांसमिट हो रही रिसेसिव जीन्स की, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया है। बिफोर कंसेप्शन के जितने भी प्रावधान है शोधन की चिकित्सा दोनों पार्टनर्स के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, एक श्रेष्ठ या श्रेष्ठ प्रजा के लिए, जो आप समाज को एक जो कपल है वो जो एक प्रजा देने वाला है एक्सक्यूज मी, अगर वो शोधन करने के बाद प्लान करते हैं तो आपकी आने वाली संतान या गर्भ की जो उत्पत्ति होगी उसके अंदर बुद्धि का विकास होगा, अंग प्रत्यंग की सुगठता होगी, वो ज्यादा अच्छी होगी, इसीलिए बताया हुआ है। और गर्भ संस्कार के बहुत सारी ऐसी आजकल साउथ में तो बहुत प्रैक्टिस चलती है, इट्स रियली अप्रिशिएबल कि ट्राइमेस्टर वाइज भी जो आयुर्वेद में बताया हुआ है कि इस टाइम पे ये खाएं, इस ट्राइमेस्टर में ये फॉलो अप होना चाहिए। इस तरीके का एनवायरनमेंट जो है, चैंटिंग एनवायरनमेंट है, वो हमें देना चाहिए। ये मंत्र जो है वो अगर चैंट करके आप आहार बना रहे हैं गर्भिणी का, तो वो माँ और शिशु दोनों के लिए पोषण का काम करते हैं। ये बहुत छोटी पॉइंट है लेकिन आजकल मिसिंग है, और क्योंकि एक दो बच्चे तक ही आजकल सब लोगों के परिवार सिमटे हुए हैं, तो उसको हम बेस्ट क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उसके लिए भी चिकित्सक परामर्श भी दें। ऐसी अवेयरनेस भी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचानी चाहिए कि वो एक श्रेष्ठ संतान के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। वन मोर कंसेप्ट इज देयर, बीज और बीज भाग के जो दुष्टि हैं वो गर्भ की विकृति में, जिसको हम जितने भी जेनेटिक क्रोमोसोमल एनोमलीज जो आज हम देख रहे हैं, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन संहितास डिकेड्स अगो। बहुत क्लियरली बीज भाग की दुष्टि के बारे में बताया हुआ है, और उसकी क्या क्या आज के टाइम पे आप उसके जेनेटिक प्रोफाइल आयुर्जेनोमिक्स से जोड़ करके आप उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे रिसर्च के एरियाज हैं जिसमें हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने कुछ इनपुट्स देने चाहिए कि क्या कर सकते हैं या कैसे हम इसको देखें, ताकि हम इस लिंक को जोड़ सकें, हम इस गैप को फिल कर सकें। नेक्स्ट प्लीज। One more very beautiful and very like innovative slide in today's area. आहार विधि विधान और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो आचार्य चरक ने बहुत क्लियरली मेंशन किए हैं। स्निग्धम अश्नियात, उष्णम अश्नियात, मात्रावत अश्नियात, कैसा खाएं, कहाँ बैठ करके खाएं, आपके खाने की उपकरण कैसे हो, जो जगह है वो कितनी साफ सुथरी है, उसका आपके मानसिक लेवल पे कैसे काम करती है वो, आप एकाग्रचित होकर खाएं। ये नहीं कि आप आपके टीवी में, आपके स्मार्टफोन में घुसे हुए हैं, आपको यही नहीं पता कि कौन सी सब्जी बनी थी, मीठा ज्यादा था, नमक कम था। हम लोग अगर उस रस ज्ञान से अवे हैं, उससे परे हैं, तो जो आपने खाना खाया है, हमने जो भी इनटेक लिया है, वो हमारे लिए यूजलेस है, यूजफुल कभी नहीं हो सकता। तो उन आहार विधि विधान की हम बात करें, या जो विरुद्ध आहार के कॉम्बिनेशंस दिए हैं, वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में है, एक लाइक बर्गर के साथ में कोल्ड ड्रिंक का, या किसी और गर्म फूड आइटम के साथ में कोल्ड ड्रिंक्स की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं, अ वेरी सिंपल एंड वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन दीज डेज। ऐसे ही बहुत सारे आपके वीर्य विरुद्ध से लेकर के संयोग विरुद्ध तक के, इन सब पे भी बहुत सारी ऐसे कॉम्बिनेशंस को अवेयरनेस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बता सकते हैं अपने पेशेंट्स को, अपने क्लिनिक सेटअप्स पे, अपने इंस्टीट्यूट्स में हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने अपने डेमोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग कि वहां पे कैसे कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए, जो एंटागोनिस्टिक हैं,
उन सब को भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिद्धांत है, लेकिन इसके बहुत नुकसानदायक जो रिजल्ट्स हैं, चाहे आप दूध नमक की बात करें, आप दूध मछली के आप साइड इफेक्ट देखें, स्किन डिसऑर्डर्स के साथ रिलेट करें, तो काफी हद तक ये जो विरुद्ध आहार के कॉम्बिनेशंस हैं, या आजकल हम बात करें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपके ओवन से लेकर के आपके रेफ्रिजरेटर तक, हम लोग जितना भी बचा हुआ खाना रात को रख रहे हैं, हम किसी को ये अगर बता पाए, एक जागरूकता के तहत भी, एक जनहित के लिए भी अगर हम बात करें कि कितने हार्मफुल जो आपके केमिकल्स जो है वो रखे हुए खाने में 6 घंटे के बाद के जितने भी चेंजेस आते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस हैं, वो सारे के सारे, और जो आपकी फ्रिज की निकलती हुई गैसेस हैं, वो कैसे आपकी हेल्थ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। बहुत छोटा पॉइंट है, बट बहुत मीनिंगफुल है आपकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। तो ये जितने कॉम्बिनेशंस हैं, और खास तौर से इसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार, जो कि गीता में भी बहुत क्लियरली बताया हुआ है, वैसा ही अगर हम डाइट प्लान, ऐसा एक प्लेटफॉर्म रखें कि सात्विक के लिए, खुद के लिए हम सबसे पहले अपने लिए अप्लाई करें, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए अप्लाई करें, अपने पेशेंट्स को भी वैसा ही हम दें, ताकि उनको अपनी डिजीज से ओवरकम करने में बहुत जल्दी से, जो उनकी कृत साध्यता है, वो बहुत जल्दी से सुख साध्यता में और आरोग्यता में कन्वर्ट हो सके। ये बहुत जरूरी है कि हितकारी आहार और अहितकर आहार अपने आप को हम बताएं, सीजनल इंटेक्स के साथ में, कि जितने भी ऋतु के अनुसार जो भी हमारे बताए हुए रेजिम्स हैं, हम उनको फॉलो कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट में करेंगे, त्रयोपस्थम्भ में आहार को सबसे प्राइम मोस्ट जगह दी गई है, सबसे पहले कंसिडरेशन में लिया है, क्योंकि आहार ही है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, वैसा रहे तन। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने आहार, अपने अन्न के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस डालें, क्योंकि ये आजीविका भी हर कोई सुबह से शाम तक इसीलिए कर रहा है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट के लिए हम जितनी भी चिकित्सा की जो ब्रांचेस बताई हैं या पॉइंट्स बताए हैं, देव, व्यापाश्रय, युक्ति, सत्वावजय, हम युक्ति को सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं देव, व्यापाश्रय और सत्वावजय को हम लोग साइमल्टेनियसली नहीं लेते, तो कोशिश करना चाहिए। जैसे देव व्यापाश्रय में मंत्र, मणि, होम चिकित्सा की अगर हम बात करें, तो अथर्ववेद में मणि चिकित्सा, अगर हम कोई मणि धारण कराते हैं पेशेंट को, या आज के टाइम में कहीं कोई स्टोन धारण करा रहे हैं, तो किसी का गुरु खराब है, उसके लिए पुखराज है, किसी को अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, अग्नि खराब है, तो आप उसको माणिक धारण करा रहे हैं, सूर्य का रतन, तो वो भी उतना ही सिग्निफिकेंट है, उतना ही वैलिडेटेड है, क्योंकि आयुर्वेद में, अथर्ववेद में ये क्लियरली आपके मंत्र, मणि, होम चिकित्सा का विधान बताया है। होम चिकित्सा आजकल के टाइम में जो हम यज्ञ थेरेपी से हम जो कर रहे हैं, वो आपके घर के एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके आसपास की सराउंडिंग्स को भी क्लियर करता है, बहुत क्लीन रखता है। भोपाल गेस्ट ट्रेजेडी एक बहुत क्लियर सा एग्जाम्पल है, जिन घरों में रूटीन में यज्ञ चिकित्सा या यज्ञ होम हवन होता था, उन लोगों को इतना इन्फ्लुएंस नहीं किया जितना कि बाकी लोगों को कंपैरेटिवली किया गया। सत्वावजय चिकित्सा पे भी कोशिश करना चाहिए कि एक चिकित्सक अपने पेशेंट को थोड़ी सी देर इसके बारे में काउंसलिंग करे, ताकि हम पेशेंट का मनोबल बढ़ा सकें, उससे व्याधि से लड़ने में उसको ज्यादा हेल्प मिल सके। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इज आहार, विहार, औषध। इन पैरामीटर्स की हम बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। वन मोर इज लाइक आपके ट्राइपॉड में कि चौथा पॉड भी है, जिसको हम आचार और विचार रसायन कहते हैं। ये भी बहुत जरूरी चीज है कि पूरे दिन में आपके पास थॉट्स कैसे आ रहे हैं। खासतौर से मानस रोग चिकित्सा में आपके विचार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो नेगेटिविटी की अप्रोच में है, या फिर आप पॉजिटिव डायरेक्शन को ट्रैक कर रही हैं। तो आपके विचारों का
भी बहुत जरूरी है, वो तालमेल होना, उसकी काउंसलिंग के थ्रू अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पेशेंट्स को बताना कि आप किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिवली ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। त्रयोपस्तंभ की बात करें, जिसमें हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य सभी को पता है, और ये तीनों ही आज के टाइम पे बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जितने भी हम सब खाना खा रहे हैं, फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल से हर फ्रूट की राइपनिंग हो रही है, उसमें कलर्स दिए जा रहे हैं। आप मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन से मोर ऑफ द प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम उस ट्रैप का हिस्सा हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जो नहीं अवॉइड कर सकते, जहां पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो हाथ जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन जहां जितना कर सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स अपने घर में उगा करके, आपके औषधीय वाले पौधे हैं या छोटे मोटे मसाले टाइप के हैं, पुदीना से लेकर के कढ़ी पत्ता, तुलसी के इस्तेमाल के साथ में अपने आप को थोड़ी सी इम्यूनिटी हम लोग अपना जरूर बैलेंस करने की कोशिश करें, ताकि जितने हार्मफुल और एडवर्स इफेक्ट हैं उसको हम लोग अच्छे से ओवरकम कर पाए, हम थोड़ा सा डिजीज के लिए ससेप्टेबल हो सके। निद्रा, जो शयन की हम बात करें, पहले के टाइम पे बहुत अच्छा था। आई मस्ट से कि जब लाइट का नहीं इन्वेंशन हुई थी, तो वो सूरज की क्रिकेडियन रिदम के साथ में मूव करते थे। पहली सूरज की किरण से पहले उठना, उसी के साथ मल त्याग करना, क्योंकि वो कफ का काल था, इजी इवैक्यूएशन होती थी। आजकल पता नहीं है, 8 उठ रहे हैं, और पुरानी बड़ी बड़ी कंपनियों वाले 11-12 उठ रहे हैं, फिर उनका तो परमेश्वर ही रखवाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन तीनों के बैलेंस के साथ में अपनी बॉडी को हार्मोनाइज कर सकें, उसको बैलेंस कर सकें, ताकि हमारी आरोग्यता जो है वो बनी रहे। नेक्स्ट इज नाड़ी परीक्षा। अष्टविध परीक्षा का पार्ट है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले नाड़ी परीक्षक को ही महत्व दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल ये हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही कम नाड़ी वैद्य हम सबके बीच में है। तो कभी भी हमें, आपको कहीं पे भी मौका मिलता है किसी वर्कशॉप के लिए, सीखने के लिए या सिखाने के लिए, नाड़ी परीक्षा पे जरूर काम करना चाहिए, ताकि ये जो लेगेसी है इसको हम आगे ट्रांसमिट कर सकें, पुराने वैद्यों के साथ ये खत्म ना हो। नाड़ी परीक्षा का जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, और आगे भी ये चलता रहना चाहिए, ताकि हम समझ पाए कि ये बहुत इजी चीज है, जिसमें आपको ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, बहुत बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, पेशेंट को कुछ ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक चिकित्सक और एक आपको अपना रोगी चाहिए, एक जगह चाहिए जहां पे आप उसकी नाड़ी देख करके उसके अंदर की सारी बॉडी फंक्शनिंग को आप एज्यूम कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, बहुत इजीली आप कैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। These are the sites for the Vata Pitta Kapha Nadi Parikshan. Next, please. These are the different shape जो हमारे शास्त्रों में आचार्य ने बताई है, and this is the completely like experience कि वो है ये कि हम किसी को बता करके नहीं सिखा सकते, हम पहले खुद से ही एक नॉर्मल फंक्शनिंग की वात पित्त कफ की नाड़ी को हम देखना सीखें, फिर उसके बाद में जितने भी चेंजेस के साथ में है, जैसे क्षुधा के टाइम पे बहुत चंचल चपल होती है, हम उस टाइम पे अपने आप को ही देखें, फिर हम पेशेंट्स पे अप्लाई करें, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम नाड़ी परीक्षा को सीख सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So this is the applied aspect of the नाड़ी परीक्षा, कि हमें कुछ ऐसे टूल्स जो हैं, जैसे नाड़ी तरंगिणी यंत्र के साथ में और मॉडिफिकेशंस के साथ में सभी आयुर्वेद चिकित्सक एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी अपनी
जितने भी इंसाइट्स हैं, अपने पॉइंट्स हैं, वो रखें और एक अच्छे यंत्र की संरचना हमें करनी चाहिए जो आपकी नाड़ी के इंटरप्रिटेशन में हेल्पफुल हो और उसको पैन इंडिया पे ही हम लागू करें ताकि वो सभी जगह पे हर किसी को एक जैसा ही मिल सके। ये बहुत इजी, जैसे मैंने कहा, आपकी प्रकृति को जानने की, आपकी विकृति, आपकी मेंटल स्टेटस को जानने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और खासतौर से चक्रास, जो बॉडी के चक्रास हैं, वो भी आप नाड़ी परीक्षा के थ्रू जान सकते हैं। ये इतनी गूढ़ और गहन विद्या है। देयर आर एन नंबर ऑफ सिद्धांतास और प्रिंसिपल इन आयुर्वेद संहितास। इतने शॉर्ट टाइम में हम इतने ही कवर कर सकते हैं एंड आई होप आई मेड द जस्टिफिकेशन विद द टॉपिक। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हितल मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को एक इम्पल्स मिलेगा और वो बहुत सारे जगह, बहुत सारे यहाँ चिकित्सक भी जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी इसके साथ कोरिलेट कर रहे होंगे। और मैं समझती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हम करना चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छे श्रेष्ठ वैद्य निर्माण हो और एक दिन आयुर्वेद के लिए भी बहुत बढ़िया हो, अच्छे दिन आयुर्वेद के भी आ जाए और हम भारतीयों की चॉइस में आयुर्वेद ला सके, है ना। कुछ भी होता है तो वो आयुर्वेद के बारे में सोचे। जैसे चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है चाइना में। मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी जो मैं आप सबसे यहाँ बताना चाहूंगी कि जो चाइनीज ट्रैवलर यहाँ आए और वो कुछ विद्वानों को लेके एक जहाज में जा रहे थे वापस, और तब अचानक समुद्र में तूफान आ गया और ऐसा लगा कि भाई कुछ सामान समुद्र में गिराना पड़ेगा, जो बहुत सारी पांडुलिपियां थी ये सब। तो आप सोचिए कि भारतीय विद्वानों ने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी कि हमारे जैसे अनेक विद्वान तैयार हो जाएंगे, ये पांडुलिपियां पहुंचनी चाहिए। तो आप देखिए कि कितना समर्पित लोगों का ये देश था कि जहां ज्ञान के लिए इतनी ज्यादा ललक थी। और इसीलिए हमारे देश का नाम भारत है ना। भा मानी ज्ञान रूपी प्रकाश को, रत हमेशा उसको ढूंढने में, फैलाने में और समझने में लगे रहते हैं लोग, है ना। जैसे मैं ऐसे कहते हैं ना कि मैं बिजली घर में कार्यरत हूँ। रत मानी डिवोटी होना, वहां लगे रहना, वहां अपनी सेवाएं देना। तो ऐसे भारत के लोग ज्ञान के लिए हमेशा प्रज्वलित रहते थे, अपना जीवन समर्पित करते थे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया रहेगा कि हम अनेक सिद्धांतों के माध्यम से इस सारी बातों को कहीं ना कहीं उजागर कर सके। एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं, एक मिनट में प्रश्न ले लूं पहले शायद, है ना। अ, बहुत सारा धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी, डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर रजनीश जी, डॉक्टर बीटा के एम, डॉक्टर सीमा जी सक्सेना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर की सराहना करने के लिए। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गीता कुमावत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार आप लेक्चर को संभालने में मदद करते हैं, सेम मैं सभी से अपेक्षा करती हूँ कि आप आगे आए। हम सबका मिलकर ये एक उपक्रम है जिसमें सभी की सहभागिता हो। और डॉक्टर अनुराग जी, वो भी वहीं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में शायद पीजी और पीएचडी दोनों करके गए, जहां तक मुझे याद है। पीएचडी तो की है मगर पीजी का थोड़ा सा ध्यान नहीं है, शायद एनआईए से ही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बबीता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको ज्वाइन किया। कई बार मैं समझती हूँ कि मैं जब जयपुर में थी तब तो हमेशा कहती थी कि
कोई भी रेटिना का डिसीज है तो फिर शल्य वाले ज्वाइन नहीं करेंगे, अगद वाले नहीं करेंगे, है ना, इसका है तो ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही फिजियोलॉजी के सिद्धांत, मैं बहुत बार कुछ स्टूडेंट से बात करती हूँ, इतनी डिटेल में मॉडर्न की फिजियोलॉजी वो जानते हैं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता होती वो। मैं टीचर हूँ, 20 साल से टीचर, मगर सच में नहीं पता होती मुझे। तो मैं समझती हूँ कि आयुर्वेद की फिजियो मीन्स मॉडर्न नहीं आना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब नहीं है, आयुर्वेद आना चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताती हूँ कि माँ और मासी में फर्क होता है। माँ माँ होती है, मासी मासी होती है ना। माँ का स्थान हम किसी को नहीं दे सकते, है ना। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेद के इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से हम बहुत अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। जैसे मैं चाहूंगी कि डॉक्टर सुमन आगे एक लेक्चर आप डॉक्टर साहब ऐसा ले कि इनमें से दो चार सिद्धांत जो भी हम अ, कुछ क्लिनिकल केस के रूप में स्टूडेंट को बता सके, तो जिससे उनकी जो एक श्रद्धा है ना, वो भाव उनका और सुदृढ़ हो। जिनमें से मैं एक आपको बताना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर साहब का हम सामुद्रिक के ऊपर भी एक लेक्चर करवाना चाहेंगे। तो मेरे गुरुजी डॉक्टर H.G. नोतानी सर स्वस्थ वृत्त के टीचर थे, और उन्होंने मुझे क्लास में ये कहानी सुनाई थी। और गुरुजी अभी है नहीं। गुरुजी का हमेशा आशीर्वाद रहा। गुरुजी ने कभी भी हम डिपार्टमेंट में पूछने गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे स्वस्थ वृत्त के आप, गुलाब कौर आयुर्वेद महाविद्यालय में, और गुरुजी ने ये कहानी सुनाई थी, तो मैं उन्हीं के उसके सुना रही हूँ आपको कि सामुद्रिक शास्त्र का क्या अर्थ है और वो किस तरीके से हमें मदद कर सकता है बहुत सारी चीजों में, है ना। तो उनमें से गुरुजी वाली कहानी मैं बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने बताया कि एक बार सोक्रेटिस अपने शिष्यों के साथ एक जगह पे बैठ के कुछ चर्चा कर रहे थे, ज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। तो उस गांव में कोई ऐसे व्यक्ति आए जो उस गांव के नहीं थे, नवागंतुक थे, अतिथि थे। तो सोक्रेटिस ने अपने शिष्य को कहा कि बेटा देखिए थोड़ा कौन है, किस घर जाना है ना, तो हम वहां तक उनको इंगित कर देंगे कि इधर से राइट मुड़िए, इस तरीके से। तो वो गए वहां। तो वो थोड़ा सा फासला हो गया, है ना, जैसे 50 एक कदम 60 कदम का फासला, क्योंकि वो शिष्य उस नवागंतुक तक गया। तो उस नवागंतुक ने पूछा कि मुझे महान सोक्रेटिस को मिलना है। तो उसने कहा पधारिए, मेरे गुरुजी यहीं बैठे हैं। तो वो लगभग 25 कदम इधर आने के बाद उन्होंने देखा, कहते नहीं, ये सोक्रेटिस नहीं हो सकते। तो ये बहुत पौराणिक बात है, तब टीवी नहीं था, फेसबुक नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना, और कुछ इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। तो कहते आपने कभी देखा है, आप कभी मिले हो सोक्रेटिस से? कहते नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मेरे गुरु नहीं है? ये मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं, और हम यहीं पढ़ते हैं, और यही महान सोक्रेटिस है। तो वो सोक्रेटिस तब तक वहां तक आ गए, और उन्होंने कहा कि आप किस विधा से कह सकते हो कि मैं सोक्रेटिस नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है, मैं थोड़ा नाम भूल रही हूँ, कि मैं बहुत बड़ा सामुद्रिक विद्ध हूँ, जो आपकी सोक्रेटिस थोड़े, ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर जो अगली थे, दिखने में कुरूप थे। तो कहते हैं आपकी नाक की शेप ऐसी है, और इसलिए आप क्रोधी हो। आपका चेहरा और कान ऐसे हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा, है ना, ऐसे कामी हो। तो ऐसे कुछ दुर्गुणों का उन्होंने वर्णन किया, और मैं अपनी विधा का बिल्कुल जानकार हूं। आप ऐसे ही हो, और आप सोक्रेटिस नहीं हो, जिसकी इतने देशों तक नामना है, प्रसिद्धि है, जिनको मिलने के लिए मैं इतना दूर से आया हूं, वो आप तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति है और बहुत गुणों के धनी है। तब सोक्रेटिस जी ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं क्रोधी भी हूं, मेरे में ये दुर्गुण भी है, मगर मेरे में एक सद्गुण है जिसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से विकास किया। मैं ये बात, मेरे गुरुजी ने कहा था, मैं ये बात कहते आपको इसलिए भी बता रहा हूं
कि हम में भगवान ने बहुत अच्छा एक गुण रखा है, हम उसको बहुत अच्छी तरह फ्लरिश करें, विकसित करें, बढ़ाए, है ना? तो डेफिनेटली आयुर्वेद के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारी अपने जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं हम जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेंगे। अगर सोक्रेटिस की आज भी हम 2025 में बात कर रहे हैं तो बंदे में दम तो था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे वो। तो इसलिए कहते हैं मेरे में विनय और विवेक दो गुण है, जिसके माध्यम से मैंने उन सारे दुर्गुणों को ढक दिया। और आप सामुद्रिक के सही में ज्ञाता हो, और इसलिए मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं कि मेरे में ये दुर्गुण है ना? तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा है, जहां हम उत्तम बालक के आयु के लक्षण, मध्यम आयु के लक्षण, ऐसे बहुत सारी जगह पे कुछ डिसीज की जगह पे भी लिखा है कि सामुद्रिक शास्त्र, यानी जैसे मुखाकृति का वर्णन, हाथ का वर्णन, नाखून का वर्णन, चेहरे का वर्णन, है ना? तो कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद के साथ मेल मिलाप रखने वाला शास्त्र है। तो सामुद्रिक शास्त्र बहुत ही बढ़िया हमें आयुर्वेद के उस डायग्नोसिस में भी मदद कर सकता है, और हम कहीं ना कहीं अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन है। कोई सवाल है तो डॉक्टर नवीन जी, लेक्चर का लेक्चर की प्रशंसा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, और मैं समझती हूँ कि डॉक्टर निशांत जी शुक्ला, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे रेगुलर स्पीकर भी है, और उन स्पीकर में से एक है कि जो मुझे ऐसे सामने से कहता है ना कि मैडम मैं लेक्चर ले लूंगा, तो बस मुझे पूछिए मत, मुझे तो इतनी खुशी होती है ना। एक मेरा स्टूडेंट है जो अभी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एनाटॉमी में है, डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी। वो जब स्टूडेंट थे तब उन्होंने सबसे पहला ऐसा स्टूडेंट जिसने कहा कि मैडम मुझे लेक्चर लेना है, तो मेरे मरने से 1 मिनट पहले भी पूछ लीजिए, मुझे धर्मेंद्र चौधरी का नाम कभी नहीं भूलेगा। कि नहीं, वो स्टूडेंट्स वो है। भले वो एनाटॉमी में था, मैं तो हमने मेरे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के 1000 स्टूडेंट पे मैं तो अपना ही ठप्पा लगाती हूँ कि मेरे स्टूडेंट है वो। कि उसने मुझे सामने से मिलके कहा कि मैडम मैं पढ़ाऊंगा, है ना? तो डॉक्टर निशांत जी, यहाँ आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सुमन जी, बहुत ही तहे दिल से विश्वामित्र परिषद के इस प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने हमारे निवेदन पर यहाँ आए। और आपका नाम हमें डॉक्टर राजीव जी कुरेले ने बताया था, डॉक्टर राजीव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों के कारण ही आज हम 10 वर्ष से ज्ञान यज्ञ में इतनी विभिन्न आहुतियां दे के एक सफल यात्रा को आगे ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। Thank you very much, ma'am, for giving me this opportunity. Thank you very much. And surely किसी एक और अगले सीरीज में हम लोग सामुद्रिक और एस्ट्रोलॉजी को, क्योंकि मैंने एस्ट्रो साइंस में काम किया है कि पेशेंट्स की प्रोग्नोस्टिक या फिर आप प्रिडिक्शन से प्रायरली आप बता सकते हैं कि सीए हो सकता है इन फ्यूचर, या फिर कोई और प्रॉब्लम के साथ में हम डील कर सकते हैं। विल श्योरली डिस्कस इन अनदर वन। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। जी जी थैंक जी, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी म्यूट रख कर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु भवन्तु सुखिनः, निरामया, सर्वे सर्वे सन्तु निरामया, भद्राणि पश्यन्तु सर्वे मा कश्चित् भद्राणि दुःखभाग् भवेत्। पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः। शान्तिः। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आइए हम सब मिलके अपने अपने हिस्सेदारी का कर्तृत्व हम निभाते रहे, जिससे आयुर्वेद के भी एक दिन अच्छे दिन आए। भारत के लोगों की चॉइस में आयुर्वेद सर्वप्रथम आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।